स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता और आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, सो अगेन मैं बोर्ड में वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब कॉपी में। सो कॉपी में वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरे पास नहीं है अभी बोर्ड, इसीलिए मुझे आपको पेज में पढ़ाना पड़ रहा है। When you have the board, I will definitely show you in board this all topics. So start करते हैं एक न्यू चैप्टर आज। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पता ही है कि हर चीज़ का मैकेनिज्म देखा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इसमें हम आज मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस को पढ़ लेंगे और कंप्लीट करेंगे अपना एक टॉपिक। ओके, सो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। देखिए, मैंने अभी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब में। फर्स्ट आपका पार्ट था, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था। सो मैंने ऐसे 3 वीडियो दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको मिला होगा रिएक्शंस और इसके केमिकल फार्मूला, और सेकंड वीडियो में उसका मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी, और थर्ड में उस वीडियो के कुछ हमने शायद ग्रुप 1 ग्रुप 2 को एनालाइज किया था अच्छे से। तो ऐसे 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके दिया था वीडियो। और इसका देने का मकसद ये है कि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए कि मतलब ऐसे समझ नहीं आता कि कहाँ से आपका लिथियम के साथ ऑक्सीजन का फॉर्मूला आ गया, कैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन का अलग फार्मूला आ गया। बिलोंग वो सेम ग्रुप से करता है पर कैसे अलग अलग फार्मूला दिखा रहे हैं। अब इन सब को लेके हमारे पास केमिकल फार्मूला बहुत सारे सब्सटेंसेस का, बहुत सारे मटेरियल का बन जाता है। पर ये पढ़ने से काफ़ी नहीं होगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सब चीज़ों को लेके रीएजेंट बना के रिएक्शन को प्रोसीड करना है। सो आज का हमारा बहुत अच्छा एक टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है विच इज़ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। सो ये 11th ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस। और ये जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि 12th तक ना टाइम बहुत कम रहता है स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि समझ में ही नहीं आता ये होता कैसे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं ये प्रैक्टिस वैक्टिस करते करते। सो मैं चाहती हूँ कि जो जो चीज़ में हम रुक जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो सब चीज़ों को आज हम क्लियर करें कि कहाँ हम ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सो मैंने मतलब ये थोड़ा सा देख लिया था प्रैक्टिस वैक्टिस करके। सो जो मेरे से गलती हुई है, मैंने चाहती वो आपसे हो, इसलिए आज हम उसको ही समझेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए। सो ये आपका आज के टॉपिक में बहुत बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इनिशिएट करना। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। देखिए, रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप? हमने पहले डिस्कस किया था, रिएक्शन का मतलब कोई 2 चीज़ों को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं। अब 2 चीज़ों के साथ रिएक्शन का मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ को किसी के साथ भी रिएक्ट करवा दो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब रिएक्शन एवरी टाइम केमिस्ट्री में पॉसिबल होता है कि उसके अंदर कितनी मतलब रिएक्टिविटी, आपको पता ही है कि हर एटम के अंदर अपनी अपनी रिएक्शन करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमको उस एटम का प्रॉपर्टी भी देखना चाहिए कि वो एटम किस प्रॉपर्टी, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ये सब देखने के बाद हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इतना भी काफ़ी नहीं रहता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करना रहता है बड़े बड़े रिएक्शंस। ठीक है, आपको वाटर दे दिया जाएगा, वाटर के साथ आपको कुछ चीज़ का मतलब मिक्सचर दे दिया जाएगा, उसको आपको मिला के देखना है कि वो उसके साथ परफेक्टली रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, परफेक्टली उसका प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। मतलब पहले ही अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे साथ, हमारे बीच आके खड़ी हो जाती है, ठीक है, सामने।
फर्स्ट में आपके पास रिएक्शन में रहता है क्या, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद बन जाता है प्रोडक्ट। देखिए अब ये आपको रिएक्शन में समझ में आ जाता है कि दो चीज़ तीन चीज़ रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगी, प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता कि ये जब कोई भी चीज़, जब कोई भी दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो किस तरह से प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं आता। इट्स अ केमिस्ट्री एंड इट्स टोटली यू कैन से अनप्रिडिक्टेबल, दैट विच आंसर इट विल कम यू डोंट नो। जैसे हम 1+1 करके समझ जाते हैं कि आंसर 2 ही आने वाला है, और हो सकता है केमिस्ट्री में 1+1 करने से कुछ और ही आंसर आ जाए, ठीक है। सो डोंट रिलेट दिस केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशंस विथ मैथमेटिक्स। ये थोड़ा सा आपको चेंज दिखने को मिल सकता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, इन ये अपने अपने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आउट चलते हैं। सो इसीलिए आपको बहुत सारे रिएक्शंस ना जैसे आप सोचोगे वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ और कलर का सब्सटेंस मिले और जब आपने उसको मिक्स एंड मर्ज किया किसी सब्सटेंस के साथ तो वो कुछ और कलर दिखा जाए। सो अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है अलग अलग सब्सटेंसेस की, अलग अलग एलिमेंट्स की, इसके अकॉर्डिंग हमको सब चीज़ों को जानना पड़ता है मैथमेटिकली। सो आज उसी के हम बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो ये तो इंट्रोडक्शन है, आपको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट देने के लिए मैं बता दे रही हूँ, नहीं तो बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैं भी थी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट अ वेरी टफ पार्ट, ओके। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप मैकेनिज्म के साथ समझ जाओ ना कि एक्चुअल में इसका जड़ कहाँ से आ रहा है, मतलब सॉल्व करने का जड़ कहाँ से आता है, तब वो बहुत ईजी लगने लग जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर बेसिकली क्लास 11 के लिए ये वीडियो होने वाला है। अप टू यू कैन से यूनिवर्सिटी तक ये वीडियो काम आ जाएगा। जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो इनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। से 11 टू 12th ये बेसिकली ये चैप्टर आता है, और IIT JEE मेंस वाले भी अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी मदद ले सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाना। देखिए रिएक्शन में आपको दो चीज़ तो मिली गई। पहले तो आपका रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, और जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर चुकी होंगी तो वो आंसर क्या देंगी आपको, ऐसा प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल वाटर के साथ आपको सॉल्ट का रिएक्शन दे दिया जाए, प्रोडक्ट क्या बनता है, Na+ प्लस Cl-। सो ये आपका एक रिएक्शन था, पर ये ऐसे रिएक्शंस तो बच्चे वाले नहीं आएंगे। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल में जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट आपको मिला, अब रिएक्टेंट के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब देखिए अब हमको क्या देखना है कि ये जो रिएक्टेंट होता है, मैं ये वाला यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब आपको मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि ये जो रिएक्टेंट होता है ना, ये रिएक्टेंट के टाइप्स होते हैं, ठीक है। दिस रिएक्टेंट इज बेसिकली ऑफ टाइप्स। अब आप सोच रहे होंगे रिएक्टेंट अब टाइप्स क्या होता होगा। देखिए रिएक्टेंट का टाइप्स मतलब ये होता है कि ये रिएक्टेंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। एक रहता है सबस्ट्रेट पार्ट, दूसरा रहता है रिएजेंट पार्ट। बहुत बार क्या होता है कि ये जो रिएजेंट है ना, ये आपको इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये जो रिएजेंट है ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये भी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये जो सबस्ट्रेट है वो ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट अलग है, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट किस तरह से रिएजेंट की तरह काम करता है ये भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पर आप अभी इतना समझो कि जब कोई भी दो चीज़ रिएक्ट करता है ना, तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ड रिएजेंट है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। क्योंकि ये जो रिएजेंट है ना, ये फर्दर दो प्रकार के पाए जाते हैं बेसिकली। यहाँ पर मैं आपको लिखने वाली हूँ कि फर्स्ट टाइप होता है आपका, जैसे ये वाला रिएजेंट की बात होती है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये दूसरा वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली ऑफ फर्दर टू टाइप्स के पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल।
अब आपको लग रहा होगा कि ये जो रिएजेंट है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कैसे बढ़ गया? क्या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमेशा प्रेजेंट होते हैं जब रिएक्शन होता है? नहीं, ऐसा गलत है। जब भी रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको एक दूसरे के साथ ऐसे देखने को नहीं मिल सकते। हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो, ठीक है, हमको उसको बाद में रिएक्शन करवाना हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी रिएक्शन प्रोसीड, अभी मैं हम लोग एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करने वाले हैं, मतलब आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हमको पहले निकालना है, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन पॉसिबल करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल का जो रिएक्शन है वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ मिले जो ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है, तो हमको उसको बेसिकली प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करना पड़ता है। सो उसको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन फर्दर उसको प्रोसीड करना चाहिए। अभी आप समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल में जो आपको इलेक्ट्रो वर्ड दिख रहा है इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की बात होगी। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉन। और ये जो वर्ड फाइल है ना, ये वर्ड फाइल का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग रहता है इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये कैमरा हिला तो नहीं? वेट, हिल तो नहीं रहा कैमरा? नहीं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किसको चीज़ को बिलोंग कर रहा है? देखिए, ये जो फाइल वर्ड है, ये फाइल वर्ड इलेक्ट्रॉन को ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लव है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लव इन स्पीशीज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम वाले स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। देखिए, फाइल मतलब होता है लव, ठीक है, फाइल मतलब लव होता है, ठीक है। और अगर फाइल मतलब लव होता है तो मतलब आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब लव करने वाला स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। देन इसका मतलब आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला स्पीशीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही रिएजेंट है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीशीज? नो, इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीशीज नहीं होता, पर न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऑपोजिट रहता है। अब ऑपोजिट रहता है मतलब ये है कि ये जैसे इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, ये न्यूक्लियोफाइल वैसे ही न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब आपको लग रहा होगा कि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज क्या होते हैं? क्या ऐसे एटम्स जब रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जब ऐसे रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, तब क्या वो सिर्फ जाके न्यूक्लियस के साथ चिपक जाते हैं क्या एटम के? नहीं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है आपका। न्यूक्लियोफाइल में अगर आपको बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस को लव करने वाले स्पीशीज है, तो न्यूक्लियस में ऐसा क्या है कि उसको लव कर रहे हैं, मतलब लव किया जा रहा है। न्यूक्लियस में क्या रहता है आप पहले बताओ तो? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण जो भी स्पीशीज होंगी, ठीक है, उनके अंदर क्या होगी? उनके अंदर क्या होगी? मतलब प्रोटॉन के पास जाने की अट्रैक्टिंग पावर होगी, इसीलिए न्यूक्लियस के साथ प्यार करने वाले स्पीशीज बोला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है। अब न्यूक्लियस के पास जाएंगे क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले स्पीशीज, क्यों क्यों इस स्पीशीज के बारे में बात हो रही है? क्योंकि ऐसे स्पीशीज भी पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी होगी तो उस चीज़ का लालच भी उससे बहुत ज़्यादा होगा,
इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज़ होती है वो स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कमी रहती है, आप बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को पाना चाहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। अब डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है, राइट। सो जब कोई ऐसा स्पीशीज होगा जिसको प्रोटॉन के पास जाने की अट्रैक्टिंग पावर रहेगी, तो आप समझ सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो प्रोटॉन के पास जाना चाह रहा होगा। इसीलिए ये क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। जितना ज़्यादा उसमें प्रोटॉन रहेगा, उतना ही सामने वाला जो है, मतलब आपका स्पीशीज़, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ बोला जाता है, रिच मतलब ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपका दो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस था। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल को अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इनमें क्या रहता है, प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ई प्लस से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन के पास जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें खुद के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को हम NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम करते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिफरेंस दिखता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की ही क्यों बात हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये ऐसे दो स्पीशीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जब भी कोई रिएक्शन पॉसिबल होती है ना, कंप्लीट होती है, तो वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच के रिएक्शन को बताया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच ही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं कि ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट वर्ड को कैसे हम लिखते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, पहले तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्हाट आर सम एग्जांपल्स अपॉन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबस्ट्रेट का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली आपको एग्जांपल शो करना चाहती हूँ। पहले इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल आर दो स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन को प्यार करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें कौन सा चार्ज पाया जाएगा, बेसिकली ई पॉजिटिव। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि, मतलब मैं आपको मेजर डाउट बता रही हूँ कि इसमें मतलब बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अगर ई प्लस से डिनोट किया जा रहा है, मतलब जितने भी स्पीशीज है जिनमें प्लस चार्ज है वो शायद इलेक्ट्रोफाइल है। पर ये जो सोच है ये गलत है, ठीक है। मतलब जो भी आपको एटम दिखेगा, मॉलिक्यूल दिखेगा, उसमें अगर प्लस चार्ज होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही हो। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल आर बेसिकली टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का भी वैसे ही होता है, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। पर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव तो होता है, पर हर पॉजिटिव स्पीशीज ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, एवरी इलेक्ट्रोफाइल, और मुझे लिखना चाहिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इज positively charged
मतलब प्लस चार्ज, बट नॉट ऑल, ये वाला ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बट नॉट ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इटसेल्फ ई प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर आप ही सोचिए कि इलेक्ट्रोफाइल तो न्यूट्रल भी होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, पर क्यों बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए ये तो बात का स्टेटमेंट होगा कि न्यूट्रल से ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्गर रहता है, इसीलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को हम ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शायद जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है वो शायद इलेक्ट्रोफाइल हो, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट मेंशन कर दिया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल समझते हैं। एक्चुअल एग्जाम्पल जो होता है रियलिटी में, एग्जाम्पल है कार्बोकैटायन। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव वाले या बोलो ना, CH3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, हेलोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैक्सिमम आपने हेलोजन्स को अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करते हुए देखा होगा, इसीलिए उसमें माइनस चार्ज आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन। पर हेलोजन्स विथ पॉजिटिव आयन अगर आपको दिख जाए ना, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए तो। CH3 पॉजिटिव हो गया, और ये CH3 को हम क्या कुछ नाम से पुकारते हैं क्या जी, मिथाइलियम आयन। एक्चुअली क्या है, कार्बोकैटायन है, एक कार्बन है इसीलिए मिथाइलियम बोल रहे हैं। नहीं तो अगर 2 कार्बन रहता, मतलब अगर फॉर एग्जांपल C2H5 वाला रहता तो उसमें हम क्या बोलते, क्या बोलते, इथाइलियम, राइट, आयन। सिर्फ कार्बोकैटायन आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल रहते हैं, वो भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत रहती है इनमें। और क्या हो सकता है बोलिए तो, और कुछ हेलोजेंस विथ पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Pr पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, I पॉजिटिव, F positive, all can be taken the example as positively electrified। और कुछ देखिए, अब इसमें हम डाउट को एक बार समझते हैं, डाउट डिस्कशन। देखिए डाउट कहाँ होता है, मैंने आपको कहा था कि सब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव रहेगा इन पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज में, पर सब पॉजिटिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पॉजिटिव वाला पूछा था, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये भी था, ये क्या है, सोडियम आयन, ये भी हो सकता था। ये सब आंसर भी हो सकते हैं आपके, पर ये एक्चुअल में नहीं होगा। ये सब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर, देख लीजिए अच्छे से।